मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th SDVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने किया था बेटा अपना सेकंड जो पार्ट है लहासा की ओर, उसका जो हाफ पार्ट है वो हम कर चुके थे। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो लेखक हैं वो तिब्बत की यात्रा पर जा चुके हैं और वो अपने मित्र सुमति के साथ हैं। उनका घोड़ा धीरे चलने के कारण एक बार तो अपने मित्रों से वो पिछड़ चुके हैं, लेकिन अब रात को उनका मिलाप हो चुका है। अब वो तिब्बत के एक स्थान लनकोर में रात को ठहरे हैं। लोगों ने वहाँ पर उनकी अच्छी खातिरदारी की है, चाय पानी वगैरह उनको दिया है और रात को एक थुपका नामक जो खाने का पदार्थ है वो भी उन्हें दिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम टिड्री के मैदान में थे। लेखक कहते हैं कि अब हम टिड्री के मैदान में थे। टिड्री एक जो तिब्बत है उसका महत्वपूर्ण स्थान है, उसका नाम है, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है, जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ी के भीतर दिखाई पड़ती है। यानी कि जिसमें एक छोटी सी पहाड़ी दूर से ही दिखाई दे रही है, उसी पहाड़ी का नाम है टिड्री समाधि गिरी। यानी कि उनका ये पूजनीय स्थान है, वहाँ पर कोई समाधि बनी हुई है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। यानी कि जो समाधि है वहाँ से लोग गंडे होता है बेटा तावीज वहाँ से बनवा कर लेकर आते थे, जो कपड़े को फाड़ कर, चीरी मीन्स फाड़ कर, कपड़े को फाड़ कर बनाई गई जो बारीक धागा नुमा जो ताबीज होता है वो वहाँ से लेकर आते थे। क्योंकि बोध गया से लाए हुए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे कोई। यानी कि एक ताबीज़ जो खराब हो जाता था तो उस समाधि से जो कपड़ा लेकर आए हैं उस कपड़े से दोबारा वो ताबीज़ बनाकर अपने गले में पहन लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। कौन जाना चाहते थे? सुमति। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। लेखक ने सोचा कि अगर ये चले गए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाना। इसके लिए वो तैयार हो गए। अतः वो उस गांव में जहाँ पर वो लेखक और सुमति ठहरे थे वहाँ पर गंडे बांटने के लिए चले गए। सुमति ने उनसे ये भी कह दिया था कि मैं जल्द ही आऊँगा, और लेखक ने भी उनके सामने एक शर्त रख दी थी कि आसपास के गांव में मत जाना, जिस गांव में ठहरे हैं उसी गांव में चले जाना। अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी है तो जो एक गंडे बांट कर तुम्हें पैसे मिलेंगे वो पैसे मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर दे दूंगा। लहासा भी तिब्बत की राजधानी का नाम है। सुमति ने स्वीकार कर लिया था। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया होता है भार वाहक, भार ढोने वाला। सुमति ने ये काम कर लिया था सारा। वो गांव में जाकर गंडे वगैरह बांट कर आ चुके थे। अब किसकी तलाश कर रहे थे? वो एक भरिया भार वाहक की तलाश कर रहे थे जो उनके सामान को उठा सके, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था। अब लेखक कहते हैं कि ढूंढने पर भी कोई भार वाहक नहीं मिला, अतः यदि हम सवेरे ही वहाँ से चल पड़ते तो अच्छा होता। लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह कर कर चल रहे हैं, ललाट धूप में जल रहा है। यानी कि लेखक अब दोपहर में उस पहाड़ी एरिया में चल रहे हैं, धूप वहाँ पर बहुत तेज है। उनका जो मुंह है वो सूर्य की तरफ है, ललाट होता है बेटा माथा, यानी कि उनका जो चेहरा है वो धूप की तरफ है और वो गर्मी महसूस कर रहे हैं, और पीछे का जो कंधा है वो बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिड्री में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना करो शेखर विहार की ओर चलने के लिए उन्होंने कहा। शेखर विहार होता है बेटा जो बौद्धों के जो मठ होते हैं उन्हें बोला जाता है। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। यानी कि जागीरदारी या जमींदारी प्रथा तब तिब्बत के समाज में प्रचलित थी।
इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथों में था। मठ जो हमने पीछे पढ़ा था बिहार, जो बौद्ध स्तूप होते हैं। अपनी अपनी जागीर के हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, यानी कि जो जागीरदार है, जमींदार है, वो अपने इलाके में स्वयं भी कुछ खेती करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार होता है बेटा बिना वेतन के काम कराना। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती में के मुखिया भिक्षु नमसे, ये उनका वहाँ का जो मुखिया है, जो भिक्षु मंगोल भिक्षु है, उसका नाम है नमसे। बड़े भद्र पुरुष थे, वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए, यानी कि लेखक वहाँ पर भिखारी के वेश में गए थे। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। अब ये कंजूर है बुद्ध वचन की जो बुक है, उसका जो अनुवाद करके वो वहाँ पर बुक बनाकर रखी गई थी। और कैसे बनाई गई थी ये बुक्स? हाथों से लिखी गई थी, उनकी हस्तलिखित जो प्रतियां थी वो थी। और कितनी थी बुक्स की संख्या? 103 थी। मेरा आसन भी वहाँ पर लगा था। अब लेखक कहते हैं कि उन बुक्स के पास ही मेरा आसन, मेरा जो बिस्तर है वो लगाया गया था। वह बड़े मोटे गत्ते पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। लेखक बताना चाहते हैं कि वो बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर होना यानी कि पुस्तक पढ़ने में अब लेखक लीन हो चुके थे, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे। क्या समझा था? लेखक ने समझा था कि जो ये अपने यजमानों से मिलने जा रहे हैं सुमति, 1-2 दिन लगा कर ही आएंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आई। टिडरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर हम वहां से चल पड़े। इस प्रकार ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। इसमें देखो उस समय के जो कठिनाइयां हैं यात्रा के समय में, उनका वर्णन लेखक ने किया है। इसके साथ साथ जो तिब्बती समाज है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है कि वहाँ के लोग अनजान लोगों को भी खाने पीने की चीज़ें दे दिया करते थे। लेकिन एक आध इलाका ऐसा था जहाँ पर लोग अपरिचित जो लोग होते थे उनको ठहरने के लिए जगह नहीं देते थे, चोरी के भय के कारण। इस प्रकार ये पढ़कर हमें यह भी पता चला कि जो तिब्बत है उसका जो समाज है वो कैसा था। वहाँ पर जागीरदारी प्रथा थी। जो जमीन का मालिकाना हक है वो कुछ लोगों के हाथ में था, कुछ मठों के हाथ में था। बौद्ध भिक्षु वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में थे। जो बौद्ध भिक्षु थे लोग उनको बहुत मानते थे, इसीलिए सुमति के साथ जाने पर उनका अच्छा वहाँ पर स्वागत हुआ था। और लेखक यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि दूसरी बार जब वो अपनी दूसरी यात्रा के दौरान जब वो एक सज्जन पुरुष के भेष में वहाँ पर पहुँचे तो उनकी इतनी खातिरदारी नहीं हुई थी। इससे ये पता चलता है कि तिब्बत के समाज में उस समय अपरिचित लोगों से ज़्यादा मेलजोल नहीं रखा जाता था। इस प्रकार हमने ये लेसन अपना कंप्लीट किया। आशा है आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।